नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड ईपीसी 2 के यूनिट 2 से। यूनिट 2 में आप सभी को पढ़ना है समकालीन कलाकार यानी कि कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट। और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के तहत हम इसके पूर्व 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इस सेक्शन में अपलोड किया जा चुका है, आप उसे देख सकते हैं। और आज हमने जिस कलाकार का चयन किया है उस कलाकार का नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। हमने पिछले वीडियो में बात किया था रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, अमृता शेरगिल, विनोद बिहारी मुखर्जी एवं नंदलाल बसु के बारे में। और आज के जो कलाकार हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं, क्योंकि जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो हमारा शीर्षक है कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, कंटेम्प्रेरी आर्ट, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ही वो कलाकार हैं जिन्होंने कंटेम्प्रेरी आर्ट की शुरुआत की थी। यानी आप कह सकते हैं कि फादर ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट अवनींद्रनाथ टैगोर, समकालीन कला के जनक अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। जैसे कि अवनींद्रनाथ टैगोर की हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1871 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर 1951 को। आपको बस 2 चीज याद रखना है, 1871 एवं 1991, ये 2 तिथि महत्वपूर्ण है। जब भी हम किसी कलाकार के बारे में, किसी आर्टिस्ट के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं तो ये 2 चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक उनका जन्म कब हुआ था और दूसरी उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो ये जो 2 डेट है 1871 और 1991, ये आपको याद रखना है। इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1871 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर 1951 में। तो ये 2 डेट है जो आपको याद रखना है। चलिए हम जानते हैं और देखते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में। अवनींद्रनाथ टैगोर का जीवन शैली कैसा था, उन्होंने कैसे अपने भरोसे या कह सकते हैं अपने दम पर कंटेम्प्रेरी आर्ट की शुरुआत की, इसके बारे में जानते हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकला के इन्हें जनक भी कहा जाता है। जब इनके बारे में आप लिखना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के जनक अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी में कलकत्ता के जोड़ा साको में हुआ था। 7 अगस्त 1871 ईस्वी में कलकत्ता के जोड़ा साको में इनका जन्म हुआ था। आप सभी को यदि याद होगा तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म भी कलकत्ता के जोड़ा साको में ही हुआ था। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, ये आपको ज्ञात भी होना चाहिए कि रविन्द्रनाथ इनके चाचा थे, यानी कि जो रिश्ते में चाचा और भतीजा थे, इन दोनों का एक ही परिवार से ताल्लुक था, एक ही घर से लोग आते थे, रिश्ते में लोग चाचा और भतीजा लगते थे। तो आप याद रख सकते हैं कि 7 अगस्त 1871 ईस्वी में कलकत्ता के जोड़ा साको में अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था और रविन्द्रनाथ टैगोर इनके चाचा थे। अवनींद्रनाथ टैगोर को भारतीय एवं पाश्चात्य कला यानी कि वेस्टर्न आर्ट, इंडियन आर्ट एंड वेस्टर्न आर्ट। इंडियन आर्ट हो गया भारत की कला, जो भारत में निर्मित की जाती है, वो उसको कहते हैं भारतीय कला। भारतीय कला में आप बोल सकते हैं बंगाल शैली, जिसके जनक भी अवनींद्रनाथ टैगोर को ही माना जाता है, अवनींद्रनाथ टैगोर ही थे। और हम भारतीय शैली की बात करें तो मुगल शैली, राजस्थानी शैली, अजंता शैली, पहाड़ी शैली, बहुत सारी शैलियाँ हैं जो कि भारतीय शैली के अंतर्गत आती है। दूसरा होता है वेस्टर्न आर्ट यानी कि पाश्चात्य कला। पाश्चात्य कला की यदि हम बात करें तो पाश्चात्य कला में आपके बौद्धिक कला, बेंजेंटाइन कला, मिस्र की कला, मेसोपोटामिया की कला, ये सब जितनी कलाएं हैं वे आपके पाश्चात्य कला, वेस्टर्न आर्ट के अंतर्गत आती है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर को भारतीय एवं पाश्चात्य कला की एक कड़ी के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वेस्टर्न आर्ट एंड इंडियन आर्ट दोनों के बीच में एक कड़ी के रूप में इन्हें माना जाता है, क्योंकि इनकी
शिक्षा दीक्षा तो हुई थी पाश्चात्य कला के हिसाब से, लेकिन उन्होंने कार्य जो किया वो इंडियन आर्ट में किया, भारतीय कला में किया। इसीलिए इन्हें दोनों के बीच की एक कड़ी के रूप में माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि इन्होंने भारतीय कला को विदेशी दास्ता से मुक्त कराकर एक नवीन मार्ग प्रशस्त किए थे। भारतीय कला क्या थी? वो वेस्टर्न के अधीन हो गई थी, यानी कि जैसे विदेशों में कलाकृतियाँ बनाई जाती है, जैसे उनके पढ़ाने की शैली थी, जैसे उनका पढ़ाने का स्टाइल था, उसी ढंग से भारत के आर्ट कॉलेजों में भी, कला महाविद्यालयों में भी पढ़ाई की जाती थी। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो भारतीय कला वेस्टर्न के दास्ता के बंधन से बंध गई थी, उससे उन्होंने इसको मुक्त कराने का काम किया और मुक्त कराकर एक नवीन कला शैली का विकास किए, जिसे हम सभी बंगाल शैली के नाम से जानते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे वो बाल्यकाल से ही, यानी कि बचपन से ही कला के प्रति बहुत ही रुचि रखते थे, बहुत ही उनका रुझान था बचपन से ही, क्योंकि आरंभिक शिक्षा विद्यालय से ग्रहण करने के बाद वो घर पर उन्होंने संस्कृत, फारसी इत्यादि भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, अवनींद्रनाथ को आर्ट के प्रति रुचि थी, यानी कि वो कला के प्रति रुचि रखते थे। यहाँ कला की बात हो रही है, ललित कला, चित्रकला की बात नहीं हो रही, यानी कि वो प्रत्येक कला के प्रति वो क्या थे? रुचि रखते थे, चाहे वो चित्रकला हो या फिर किसी भी भाषा के सीखने का ज्ञान हो, संगीत कला हो, सब कला में उनकी रुचि थी। रुचि के पीछे कारण भी क्या था? उनके घर का माहौल भी वैसा ही था, यानी कि जिस घर में महाकवि रहते हों, उतने बड़े संगीतकार रहते हों, तो लाजमी है कि उस घर के प्रत्येक बच्चे के अंदर कला का विकास होना ही लाजमी है। तो इसीलिए जब उनकी विद्यालय शिक्षा प्रारंभ हुई या विद्यालय से वो आते थे, तो उन्होंने अपने घर पर ही संस्कृत, फारसी और भी जितनी भाषाएं हैं, सब भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया एवं इसके साथ ही साथ वो संगीत की शिक्षा भी ग्रहण की, यानी कि म्यूजिक का भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अपने घर पर आकर के ही उन्होंने सब कलाओं का अध्ययन किया। जब वो किशोरावस्था में गए तो किशोरावस्था में एक अंग्रेज शिक्षक थे जिनका नाम था पालमर से उन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। यानी कि आप बोल सकते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के पहले कला गुरु एक अंग्रेज शिक्षक थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अवनींद्रनाथ टैगोर को वेस्टर्न आर्ट एवं इंडियन आर्ट की कड़ी इसलिए माना जाता है क्योंकि उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो वेस्टर्न स्टाइल में हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना कार्य जो है भारतीय शैली में पूरा किया। उनके जो पहले कला गुरु थे, उनके पहले कला गुरु का नाम था पालमर, जिनसे उन्होंने कला की पहली शिक्षा प्राप्त की। कला की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके दूसरे कला गुरु हुए जो कि इटली के थे, यानी कि इटालियन शिक्षक जिनका नाम था गिल हार्डी से उन्होंने पेस्टल की कला सीखी। पेस्टल एक माध्यम है पेंटिंग करने का, जैसे कैसे आपका ऑयल कलर होता है, वाटर कलर है, उसी तरह का पेस्टल एक माध्यम होता है जिसे आप लोग साधारण भाषा में मोम कलर बोलते हैं। आप सभी बचपन में मोम कलर का प्रयोग करते होंगे। तो जो आपका मोम कलर है उसे बोला जाता है आर्ट के भाषा में पेस्टल कलर। तो उन्होंने पेस्टल कलर की शिक्षा जो है इटालियन शिक्षक गिल्हार्डी से प्राप्त की थी। अपनी कला शिक्षा पूर्ण करने के बाद अवनींद्रनाथ ने अपनी एक विशिष्ट चित्रकला को प्रारंभ किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल शैली की शुरुआत किए थे। जब उनकी कला शिक्षा पूर्ण हो गई तब उन्होंने एक अपनी विशिष्ट कला शैली की शुरुआत की है, जिसे भारतीय चित्रकला में बंगाल शैली के नाम से जाना जाता है। इसलिए हम उन्हें कह सकते हैं कि वो आधुनिक या समकालीन चित्रकला के प्रवर्तक और प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने राजस्थानी और मुगल शैली के गंभीर अध्ययन के पश्चात, यानी कि डीप स्टडी के पश्चात, उन्होंने भारत माता, बुद्ध जन्म, गणेश जननी,
बुद्ध और सुजाता, ताजमहल और शाहजहां की मौत इत्यादि अनेक चित्र बनाए जिनके विषय तो भारतीय थे, लेकिन उनकी शैली जो थी वो जापानी थी, यानी कि वेस्टर्न थी। आप सभी जानते हो कि भारत माता की पेंटिंग जो है किनके द्वारा बनाई गई है, ये कई बार आपके विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत माता की पेंटिंग अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी। भारत माता की जो पेंटिंग है बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है, जिसको वास माध्यम से बंगाल शैली में चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाए थे, जिसका विषय तो भारतीय था, भारतीय विषय रखे, लेकिन उसकी जो बनाने की शैली थी वो शैली जो है जापानी थी। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे जो भारत माता पेंटिंग थी जब वो बनाई गई उस समय उनका नाम अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बंग माता रखा गया था। बंग माता यानी कि बंगाल की माता, लेकिन बाद में सिस्टर निवेदिता के द्वारा बंग माता पेंटिंग को भारत माता नाम दिया गया, जो कि आज हम सभी भारत माता जो देखते हैं, भारत माता जो बोलते हैं, तो भारत माता की पेंटिंग की बात करें हम तो भारत माता की पेंटिंग को बनाने का कार्य अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इससे आप सभी नोट आउट कर लेंगे, कई बार कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। यदि इसके बारे में आपको और डिफाइन करने को आ जाए तो आप बताएंगे भारत माता पेंटिंग को पहले बंग माता के नाम से जाना जाता था, बाद में सिस्टर निवेदिता के द्वारा इसे भारत माता नाम दिया गया। अवनींद्रनाथ टैगोर जितने भी चित्र बनाते थे, जैसा कि मैंने बताया, उनके जितने विषय होते थे सारे विषय वो भारतीय थे, जैसे कि बुद्ध जन्म, गणेश जन्नी, बुद्ध और सुजाता, शाहजहां की मौत, ये जितनी पेंटिंगें हैं सबका विषय टॉपिक क्या है, टॉपिक आपका इंडियन है, लेकिन बनाने की जो शैली थी वो शैली इनकी क्या थी, जापानी थी। जब वो चित्रकला का निर्माण करने लगे, एक नई कला शैली बनाए, तो उसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई, उनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था गगनेंद्र नाथ ठाकुर या गगनेंद्र नाथ, उनको टैगोर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ठाकुर इनका परिवार था और टैगोर इनका शीर्षक था, टाइटल लगाते थे लोग। तो गगनेंद्र नाथ ठाकुर के सहयोग से इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये आपको याद रखना है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। ये भी प्रश्न कई बार आपसे पूछा जाता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की शुरुआत कौन किए थे या किनके द्वारा की गई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो है गगनेंद्र नाथ टैगोर एवं अवनींद्रनाथ टैगोर दोनों के सहयोग से इन संस्था की स्थापना की गई थी, यानी कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना गगनेंद्र नाथ एवं अवनींद्रनाथ दोनों के सहयोग से, दोनों ने मिल करके इसकी शुरुआत किए थे, यानी स्थापना किए थे। कई बार जो है एग्जाम में आपको ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें ये दिया जाता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किए थे, और उसमें 4 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। यदि चारों ऑप्शन में गगनेंद्र नाथ दिया हुआ है या फिर अवनींद्रनाथ दिया हुआ है तो दोनों ही सही होगा। यदि कोई एक दिया हुआ है, केवल गगनेंद्र नाथ दिया हुआ है, अवनींद्रनाथ नहीं दिया हुआ है, फिर भी आप गगनेंद्र नाथ को टिक लगाएंगे। यदि दोनों दिया है अवनींद्रनाथ गगनेंद्र नाथ, तो फिर वो दोनों सही होगा, क्योंकि दोनों के सहयोग से ही इस संस्था की स्थापना की गई थी, यानी कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट गगनेंद्र नाथ एवं अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। सन 1941 ईस्वी में, आपको सन याद होगा, 1941 ईस्वी में ही कवि या महाकवि, विश्व कवि भी आप बोल सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी। जब 1941 में उनके चाचा विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के महाप्रयाण के बाद उन्होंने उनकी एक अंतिम चित्र की रचना की है, और कहा जाता है कि उस चित्र की रचना के बाद इन्होंने अपनी तुलिका को लगभग त्याग दिया, यानी कि उन्होंने पेंटिंग करना छोड़ दिया। जब इनके चाचा की मृत्यु हुई, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई 1941 ईस्वी में, तो उस समय उन्होंने उनका एक अंतिम चित्र बनाए, और चित्र को बनाने के बाद से
बहुत सारे लेखकों ने ये लिखा है कि वो पेंटिंग करना छोड़ दिए, या बहुत सारे लेखकों के द्वारा लिखा गया है कि लगभग त्याग दिए, यानी कि उनके द्वारा चित्र की रचना उसके बाद नहीं की गई थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि बंगाल की जितनी भी लोक प्रचलित कथाएं थे, रीति रिवाज था, तथा उस क्षेत्र में गाई जाने वाली गीति कथाओं का आधार बनाकर भी उन्होंने अनेकों चित्रों का निर्माण किया। यानी कि वो भारतीय विषय का चित्र तो बनाते ही थे, इसके साथ ही साथ बंगाल के जितने भी लोक प्रचलित कथा थी, वहाँ के रीति रिवाज थे, वहाँ की जो कल्चर थी, जो वहाँ के संस्कृति थे, उसका भी आधार बनाकर उन्होंने अनेकों चित्रों का निर्माण किया है। और नीलनाथ ठाकुर की जो है शिष्य परंपरा की यदि हम बात करें तो उनकी शिष्य परंपरा अत्यंत समृद्ध मानी जाती है। यानी कि वो हमेशा अपने शिष्यों के साथ जुड़े रहते थे, कभी उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता था कि हम इतने बड़े कलाकार के साथ रहकर काम कर रहे हैं, इनसे कला शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इनकी जो शिष्य परंपरा थी वो अत्यंत समृद्ध मानी गई है। इनके प्रमुख शिष्यों की यदि हम बात करें तो उनका नाम है आशित कुमार हलदार, देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बसु इत्यादि। ये सब थे उनके प्रमुख शिष्य थे। वह अपने जमाने के बहुत ही बड़े सिद्धार्थ कलाकारों में गिने जाते थे। यानी जो उनके शिष्य थे, जो उनके स्टूडेंट थे, वो भी बहुत बड़े कलाकार थे। जैसा कि मैंने जब कंटेम्प्रेरी आर्ट की शुरुआत की थी तो सबसे पहले हमने जिस कलाकार का जिक्र किया था उस कलाकार का नाम था नंदलाल बसु। नंदलाल बसु जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के, अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे, जो कि बिहार के आपके मुंगेर जिले के खड़गपुर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ हम देख पाते हैं कि अवनींद्रनाथ ठाकुर एक बहुत बड़े कलाकार तो थे ही, कलाकार के साथ साथ एक बहुत अच्छे ख्याति प्राप्त शिक्षक भी थे। यानी कि उनके जो पढ़ाने की शैली थी, उनकी जो बताने का स्टाइल था, उससे उनके शिष्य भी जो थे बहुत आगे तक कला के क्षेत्र में बहुत ही बेहतर काम किए। अवनींद्रनाथ ठाकुर जो है एक अच्छे, हमने यहाँ पर देखा एक अच्छे कलाकार तो थे ही, कलाकार के साथ साथ एक आदर्श शिक्षक यानी कि आइडियल टीचर, कला समालोचक, साहित्यकार, रंगमंच अभिनेता, संगीतकार एवं शिल्पी भी थे। यानी कितनी सब कलाएं उनके अंदर विराजमान थे। एक अच्छे कलाकार तो थे ही, अच्छे कलाकार होने के साथ साथ एक आइडियल टीचर, कला समालोचक, साहित्यकार, रंगमंच अभिनेता, संगीतकार एवं शिल्पी भी थे। आधुनिक भारतीय चित्रकला के अग्रणी एवं नवीन शैली के प्रणेता भी इनको माना जाता है। इन्हें हम आप कह सकते हैं कि भारतीय चित्रकला के अग्रणी एवं नवीन शैली की एक नए स्टाइल का, एक नई पेंटिंग शैली का जन्म देने वाले प्रणेता अवनींद्रनाथ ठाकुर को माना जाता है। अवनींद्रनाथ ठाकुर का देहावसान यानी कि इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1951 को हुई थी। 1951 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। जीवन पर्यंत अपने कलात्मक प्रयोगों एवं रचनाओं के द्वारा भारतीय कला एवं संस्कृति को दिया गया इनका विशेष योगदान आज कला जगत में अविस्मरणीय है। यानी कि इन्होंने जितने भी कला के क्षेत्र में काम किया है, इन्होंने जितनी भी पेंटिंगें बनाई, वो सब आज अविस्मरणीय है, यानी कि भूलने योग्य नहीं है। आज कला जगत में यह सर्वविदित है कि जो कला संसार है, कला की जो दुनिया है, उसमें सभी को ये पता है, हर कोई जानता है कि भारतीय राजनीति में समन्वय का जो कार्य महात्मा गांधी ने किया था, वही कार्य कला में अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा संपन्न हुआ। यानी कि आप कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में जो स्थान, जो समन्वय करने का कार्य महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, वही कार्य कला में अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया है। यानी कि कला के गांधी आप कह सकते हैं, कला के गांधी जी आप अवनींद्रनाथ टैगोर को कह सकते हैं। इतने महान कलाकार थे, इनकी तुलना महात्मा गांधी से की गई है। तो इस वीडियो में हमने आप सभी के बीच चर्चा की है
बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC 2 के अंतर्गत कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट और निधिनाथ टैगोर के बारे में। और अगले वीडियो में एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार गगनेंद्र नाथ टैगोर के बारे में आप सभी के सामने उनकी जीवनी लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।